हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान। कामरान, आज कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास होने जा रहा है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्या इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जो इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ था वो तमाम सूबों में सूबों के बाद अब वफाक की बारी है। आज बाकायदा तौर पर यहाँ पर वफाक में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा और उसके लिए पहला मरला ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जो था वो आज अभी 10 बजे जो है वो शुरू होगा। इसका गुज़िश्ता रात ही नोटिफिकेशन हुआ और आइन और कानून के मुताबिक आज 29 फरवरी जो थी ये 21वें दिन की यानी थी कि आइन में ये दर्ज है कि कौमी असम्बली का जो इजलास होगा वो इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर बुलाना होगा। तो आज 21वां दिन था, यानी 29 फरवरी आज 21वां दिन बन रही थी, तो आज ये लाजमी इजलास होना था और इसीलिए गुज़िश्ता रात गए हमने देखा कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी और उसके बाद फिर सदर मुमलिकत ने भी इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो इजलास बुलाने का वो जारी किया। तो आज इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं। जो एजेंडा है वो जारी हो चुका है। उसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले जो इजलास जब शुरू होगा तो कुरान पाक की तलावत होगी, उसके बाद हदीस होगी, फिर नात ख्वानी होगी और उसके बाद फिर जो स्पीकर है वो हल्फ लेंगे। जो स्पीकर हैं इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ हैं जो कि आउटगोइंग स्पीकर हैं, लेकिन वो खुद भी जो रावलपिंडी की गुजर खान की नशिस्त है वहाँ से मुंतखब हुए हुए हैं, वो खुद भी हल्फ उठाएंगे और जो नौ मुंतखब अरकान हैं उनसे भी हल्फ लेंगे। यानी आज की जो सारी कार्रवाई है ईवान की वो राजा परवेज़ अशरफ बतौर कामरान साथ ही रहिएगा, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा आज के इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक, लेकिन उससे पहले सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबशर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। गुड मॉर्निंग राना साहब, आज मुल्क के जमहूरी निज़ाम का एक नया सूरज तुलू हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराऊंगा। अच्छा, कि आपके साथ जो ऐवान साहब बैठे हुए हैं, ऐवान साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने राजा साहब आपको बहुत अंडर प्रेशर किया हुआ है। क्या? ठीक है, क्या किया हुआ है? अंडर प्रेशर किया हुआ है। अंडर प्रेशर। राना साहब, आप हर दफा आके कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर लड़ाई हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। नहीं, लड़ाई मत करें, लेकिन आप राना साहब को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दें। बेचारे आपने सारा मुद्दा जो है, जो इजलास लेट हुआ, जो गड़बड़ हुई थी या सदर मुमलिकत ने जो डिले किया, सारा मुद्दा आपने डाल के राना साहब पे। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि पहले क्यों डिले किया गया, फिर बाद में क्यों अब इजलास बुला लिया गया सदर मुमलिकत की जानिब से? दिमाग में क्या चल रहा है उनके? असल में देखिए, मसला ये है कि सदर मुमलिकत एक नफीस आदमी है और मसला ये है कि उन्होंने वापस जाना है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उन्होंने अपनी इनिंग्स जो थी वो खेल ली है, अब उन्होंने वापस अपने पीटीआई के लोगों के दरमियान ही जाना है। शुरू में बड़े इख्तलाफात थे, शुरू में जो एक्सपेक्टेशंस थी पीटीआई की और पीटीआई की लीडरशिप की, इमरान खान की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पे सदर मुमलिकत कई जगहों पे वहां पे ऐसा दिखाई दिया कि डिफेंसिव पे चले गए बहुत। तो वो अब उन्होंने जाना है तो उन्होंने एक स्टैंड लिया कि जनाब रिजर्व सीट्स जो है उसका जनाब कोई ना कहीं पता चल जाए, उसका कोई शेप अप हो जाए चीजें, तो देन ही वुड लाइक गो फॉर द ये इजलास जो है उसको बुला लेंगे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सदर मुमलिकत साहब को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या लॉ डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का वो अगर जाके सदर मुमलिकत को ब्रीफ करता है तो फिर शायद उनको क्लैरिटी आ जाती है। सो मेरे ख्याल में वो एक मीटिंग जो थी वो मेरे ख्याल में कंडक्ट हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इजलास बुलाया है। सदर पाकिस्तान को आईनी या कानूनी एतबार से कोई क्लैरिटी नहीं थी या फिर कोई सियासी मामला था, वो सियासत करना चाह रहे थे? देखिए ना, वापस जाना है ना पीटीआई की फोल्ड्स में, पीटीआई के वर्कर्स के पास, पीटीआई के सपोर्टर्स के पास, लीडर्स के पास, और हर टीयर के लीडर्स जो है उनके पास जाना है उन्होंने वापस। तो जब उन्होंने वापस जाना है तो उन्होंने अपनी स्पेस भी तो बनानी है ना, क्योंकि पीटीआई ने ही उन्हें यहाँ पे ला के बिठाया था ना, और जहाँ पे एक्सपेक्टेशन उनके साथ बहुत ज्यादा थी, पिन की हुई थी पीटीआई की लीडरशिप ने, जहाँ पे उन्होंने कई जगहों पे अब वो लीडरशिप वो जो एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट करनी थी इनसे वो पूरी नहीं हुई, तो अब जाते जाते उन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर करना था ना। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई थी। जो क्लैरिटी है कि रिजर्व सीट्स की जो आनी चाहिए वो नहीं आई अभी।
जी, तो ऐसे वो ही है। उनके पास रीजन था, प्रेसिडेंट साहब के पास भी रीजन था, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर वो थोड़ा और डिले करते तो ये जो प्रोसेस है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छा है। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड राणा ऑन साहब, दिस ऐसे इस वन। पॉइंट पे मजीद भी बात करेंगे हम, जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला बना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, लेकिन उससे पहले कामरान खान से जान लेते हैं कि आज इजलास का शेड्यूल क्या होगा, इजलास वक्त पे शुरू होगा, इस्लामाबाद की फजाएं इस हवाले से क्या कहती हैं, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि ये इजलास 10 बजे शुरू हो जाएगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल हैं। और आज का जो इजलास है उसमें ये ज़रूर है कि जो इस वक्त की अपोजिशन है, यानी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर इस इजलास को, ये उन्होंने कहना है कि ये इजलास जो है ये उसके बाद इस पर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का इलेक्शन उस वक्त तक ना कराया जाए जब तक कि उनको मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल जाती, क्योंकि यही वाला मौक़िफ़ उन्होंने जो दीगर असम्बलीज थी वहाँ पर भी रखा था। पंजाब असम्बली में भी हमने देखा और इसके अलावा सिंध असम्बली में भी कि वहाँ पर अपोजिशन ने यही मौक़िफ़ रखा था कि जब तक हाउस पूरा मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक जो इलेक्शन वाला मामला है वो उसको ना, चाहे वो स्पीकर का इलेक्शन हो या डिप्टी स्पीकर का या कायदे ईवान का। तो और ये जो नामुकम्मल हाउस वाला मामला था, इसी के ऊपर सदर मुमलिकत ने भी इसी वजह से ये इजलास बुलाने में ताख़ीर की थी। उनका ये कहना था कि पहले जो आइनी तकाजा है कि जो मखसूस नशिस्तें जिसको हिस्सा बक़द्र जुस्सा के मुज़दाक़ ये जिसको भी देनी है वो उतनी नशिस्तें उन सबको मिल जाएं, जैसा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्लेम था इलेक्शन कमीशन में, उनकी पिटीशन जो है वो ज़ेर इल्तवा थी। तो उसलिए ये कहा जा रहा था कि जी उसका भी इंतजार कर लिया जाए। कामरान, कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद के अरकान की तादाद कितनी है? जी देखिए, ये तादाद जो है ये 102 है तकरीबन इस वक्त, जो इलेक्शन कमीशन के फिगर्स हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टी पोजीशन तैयार की हुई है उसके मुताबिक ये तादाद जो है 102 का फिगर्स आ रहा है। लेकिन अभी इसमें मजीद जो है वो देखना होगा, इजाफा उस वक्त होगा बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को अभी तक उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, उसकी क्या वजह है? जी वजह न सिर्फ उमर अयूब बल्कि बैरिस्टर गौहर जो कि NA-10 बुनेर से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो कि चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। उसकी टेक्निकल रीज़न यही है कि जब आप किसी एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो फिर आप जो है वो उस पार्टी के डिसिप्लिन में आ जाते हैं और उस पार्टी का जो कायद होगा वो आपको फिर डायरेक्शन जो है वो देगा और उस जो है वो सिक्का वो चलेगा। तो यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो साहबजादा हामिद रजा हैं और इसलिए ये तकनीकी तौर पे ये कहा गया कि जो हमारे जो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकनीकी तौर पे ये कहा कि हम अपनी मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पर भेज देते हैं, लेकिन जो हमारे जो लीडिंग कैप्टन्स हैं उनको वहाँ पर शामिल नहीं करते ताकि उनकी इंडिविजुअल और इनफरादी हैसियत जो है वो बरकरार रहे। तो किसी मौके पर अगर खुद से डायरेक्शन देनी हो तो ये वाला मामला जो है वो फिर तकनीकी हर्डल के तौर पर हाइल ना हो। ठीक है कामरान, ये एक वजह है। बाकी राना साहब आपकी जानिब आऊंगी। राना साहब, सुन्नी इत्तेहाद के बारे में क्या कहेंगे, क्या आज वो हलफ लेंगे? देखिए, अभी कोई चीज क्लैरिटी के साथ नहीं कही जा सकती और इस वक्त जो है सारी चीजें जो है ना बहुत फ्लूइड है। सो लेट द असेंबली मीट और उसमें कई चीजें अभी सामने आएगी। कामरान ठीक कह रहा है और कामरान के पास क्लैरिटी है कि अभी कई चीजें ऐसी हैं जिसमें शायद वो अभी क्लियर नहीं करेंगे, लाइक वोटिंग है, लाइक क्लैरिटी नहीं है रिजर्व सीट्स की। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट देन अगेन एक प्रोसेस है, एक SOP है जिसको फॉलो करना था कि जनाब ये इजलास बुलाना है। और अगर ये इजलास आज नहीं होता, क्योंकि 21वां दिन है, तो अगर ये नहीं होता तो एक इशू बन जाता, एक सिचुएशन बन जाती। सो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इजलास बुलाया है। बाकी जो यहाँ पे मुंतखब करने हैं लोग या उनको वोटिंग का सिलसिला है, उसके लिए अभी मेरे ख्याल में थोड़ी सी रुकावटें होंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। जब तक इलेक्शन कमीशन से एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज के मुताबिक रिजर्व सीट्स की अनाउंसमेंट नहीं होती, उस वक्त तक एक इशू रहेगा। अच्छा राना साहब, ये कहिएगा कि ये रिजर्व सीट्स का जो मामला बना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, इस पे भी सियासत हुई है या ये भी एक आईनी और कानूनी नुक्ता है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN का मौक़िफ़ है कि ये कोई
बाकायदा तौर पर पार्लिमानी जमात नहीं है, कोई सीट उस तरह से नहीं जीते, बाद में आज़ाद अरकान इसमें शामिल हो गए, वक्त पर कोई इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया सारे मामले का कि रिजर्व सीट्स इन्हें दी जाएं, तो ये भी एक आईनी कानूनी नुक्ता है जिसकी वजह से ये मामला डिले हुआ। देखिए राणा साहब, बात सिंपल सी है, अगर जो चीज नहीं बनती किसी भी पार्टी की, चाहे वो नून लीग है चाहे वो पीपल्स पार्टी है, अगर वो डिजर्व नहीं करते, अगर वो उनके नहीं बनती, आप जबरदस्ती पीटीआई से या सुन्नी तहरीक जो भी नाम दे दे आप, या इनसे आप छीन नहीं सकते। अगर आप छीने ना तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और ऑलरेडी जो है आपको एक मतलब कहा जा रहा है कि फला सीट पे इन लोगों ने इलेक्शन नहीं जीता, तो वो आपने इलेक्शन जो है उसमें मैनिपुलेट हो गया, लेट मी से देयर आर फ्यू सीट्स जिसके बारे में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, तो आप उनको लेने दें उनकी जो रिजर्व सीट्स बनती हैं, जो पीटीआई के हिस्से में, जो सुन्नी तहरीक के हिस्से में, जो भी नाम दे दें आप, उसके उनके हिस्से में जो रिजर्व सीट्स आती है उनको लेने दें, लेट देम बी, मतलब उसको लेट इट गो। उनके पास जो आ रही है आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, जबरदस्ती लेंगे तो इट विल बैकफायर। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो कहती है कि उनकी सीटें बनती नहीं है, ये सीटें हमें दें, इसकी क्या वजह है? वो तो आप देखें ना, जो आप तो इधर से खींचा तानी है ना, नून लीग कहेगी हमें दें, उधर पीपल्स पार्टी कहेगी हमें दें, वो ठीक है, उनका वो अपना राइट है, जिस तरीके से मर्जी हैंडल करें इन चीजों को, बट देन अगेन एक परसेप्शन जो बना हुआ है ना, वो मजीद खराब होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी या नून लीग का जो परसेप्शन कुछ सीटों पे जो बना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं कि जनाब यहाँ पे ये सीटें नून लीग के फला लोग जो है वो नहीं जीते हुए, या पीपल्स पार्टी के फला लोग नहीं जीते, लेट इट गो, यू नो, सुन्नी तहरीक के पास जाती है, पीटीआई का नाम बिल्कुल। और इस सारे मामले पर राना साहब ये जो उसका फैसला है वो महफूज भी कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उम्मीद यही कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं जल्द से जल्द सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाए। तो अभी तो जब इजलास शुरू होगा बाकायदा तौर पे, जैसे कि आपने बोला, सिचुएशन तब जाके मजीद क्लियर होगी। तो अभी अगर मफरूजों पे हम बात करते हैं, शहबाज शरीफ अभी उम्मीदवार हैं वजीर आजम के, अगर हम बात करते हैं 6 जमाती इत्तेहाद इस वक्त जो मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट में, तो क्या लग रहा है कितना आसान होने वाला है या कितना चैलेंजिंग टाइम होने वाला है शहबाज शरीफ के लिए? के लिए एक स्मूथ सेलिंग होगी। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए या जो रिक्वायर्ड उनके नंबर्स हैं वो पूरे हैं, ठीक है। आप देखें, इसीलिए अगर रिक्वायर्ड नंबर्स ना होते तो ये जो गिले शिकवे जो हो रहे हैं एमक्यूएम की तरफ से, वो आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने ना आते, वो ठीक है। तो वो जो ऑडियो लीक्स हो रही है या वीडियो लीक्स हो रही है, वो आप लोगों के हमारे सामने ना आते, उनके नंबर्स पूरे हैं। इट्स अ पावर गेम। पावर गेम में अगर नंबर्स पूरे हैं तो इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड, तो वो उसमें लोग रिलक्टेंट होते हैं उनकी तरफ जाने को, कि भाई किस इन्होंने फाड़ के सी मिनिस्ट्रियां दे देना मांगे, ठीक है, इन्होंने अकोमोडेट करिए तो किस खाते करिए, और थोड़े लोग ने अकोमोडेट करना, ये माइंडसेट होता है, उसमें मुश्किल हो जाता है। उनके नंबर्स पूरे हैं, देखें शहबाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर, वेरी स्मूथ सेलिंग मिलेगी। ओके, ठीक है। कामरान, मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का चुनाव आज ही होगा, और हुकूमत की जानिब से कौन उम्मीदवार सामने आया है? नहीं जी, आज जो है वो सिर्फ ओथ होगा, और ओथ के बाद रोल साइनिंग होगी, यानी हर रुकन जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी करेगा और साइन करेगा वो अपना रोल के ऊपर। लेकिन जो उसका शेड्यूल है वो भी आ चुका है, वो कल, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो कल होगा। और ये बात जहन में रहे कि ये वाला इलेक्शन जो होता है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, ये खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है, यानी इसमें जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है कायदे का, वो तो डिवीजन ऑफ हाउस और शो ऑफ हैंड के जरिए होता है। लेकिन ये वाला जो इलेक्शन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, ये जो है वो जिसे कहते हैं कि ये खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। लेकिन जैसा कि अभी राना साहब ने बताया कि इन तमाम चीज़ों में, यानी इन तमाम मुकाबलों के लिए जो अभी तक हमने किसी असम्बली में अपसेट नहीं देखा, यानी ऐसा नहीं हुआ कि कोई यानी जिसको जितनी तादाद हासिल थी वोटों की, उसने उसी हिसाब से इलेक्शन जो है वो जीता है। तो इसलिए कोई अपसेट हमें नजर नहीं आया। यहाँ पर भी असेंबली के लिए, स्पीकर के लिए अयाज सादिक को नॉमिनेट किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी और वो बासानी जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई ऐसा अपसेट होगा, चाहे वो स्पीकर का इलेक्शन हो या डिप्टी स्पीकर का या इवन कायदे ऐवान का। ठीक है, राना साहब आपकी जानिब आऊंगी। राना साहब,
कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर कौन है, किसको देख रहे हैं आप शहर इक़्तिदार में और उसकी राहदारियों में? किसका नाम चल रहा है आजकल? राजा रियाज नहीं होंगे, हमें पछाड़ते भी नहीं है, वो नहीं होंगे। लेकिन देखे उसमें भी मैं आपको बताऊं, इन्होंने ना कार्ड्स जो है ना, सबने कार्ड्स जो है अपनी छाती के साथ लगा कर रखे हुए हैं। अच्छा। तो वो सारे जो है ओपन नहीं कर रहे, एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। ठीक है, दे आर प्लेइंग वेरी सेफ। ठीक है, जो सुन्नी तहरीक कह दें या पीटीआई वाले कह दें, ये बड़े तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, नाम बहुत से हैं, नाम तो 2-3 चल रहे हैं, लेकिन देन अगेन वो फिर भी छाती के साथ इसलिए लगा के बैठे कि बाहर जावड़ के बंदे पे ना फड़े जावड़। वैसे राणा साहब किनको होना, किनको चाहिए, कोई ख्वाहिश? To tell you very honestly, you know, it's kite flying वाली बात हो जाएगी, ऐसी हवा में बातें हो जाएगी, लेकिन the point is कि उनके पास 2-3 उन्होंने बैकअप प्लान्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, इस तरह के उन्होंने प्लान रखा हुआ, which is वो ठीक है, फेयर इनफ। उन्होंने अपने तरीके से जो काम करना है वो कर रहे हैं पीटीआई वाले, बट देन अगेन लेट्स सी, उसमें अब नाम जो है ना फ्लोट करने से इस वक्त ये होगा कि उनके लिए मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होगा। और राणा साहब, ऑपोजिशन कैसी होने वाली है? तगड़ी ऑपोजिशन मिलेगी? ऑपोजिशन तगड़ी होगी राणा साहब, ऑपोजिशन तगड़ी होगी। ऑपोजिशन के आगे जो है ना, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देखें, इमरान खान साहब नो कॉन्फ्रेंस मूव जब उनके खिलाफ हुई थी, उस वक्त ही अगर असेंबली में बैठ जाते, मैं तो इस चीज के हक में था। मैं हमेशा कहता इन्होंने इमरान खान साहब को नो कॉन्फ्रेंस के बाद और पीटीआई को नो कॉन्फिडेंस के बाद असेंबली में बैठना चाहिए था। बिल्कुल, असेंबली में बैठते तो आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती, लेकिन नहीं बैठे। लेकिन अब जो होगी यहाँ पे ऑपोजिशन, वो बहुत स्ट्रांग होगी आई वुड से, क्योंकि वो इस तरह चेक रखेगी हुकूमत पे कि वन रॉन्ग मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे आर गोइंग टू हैव इट, यू नो, वो इस किस्म का चेक रखे। राणा साहब, सीरियस ऑपोजिशन के तौर पर देख रहे हैं आप पीटीआई को? मेरे ख्याल में काफी कुछ सीखा है, कुछ वो जो था ना, एक इम्प्रेशन था पीटीआई का कि जनाब मम्मी डैडी यहाँ पे सारे असेंबलियां तोड़ दी बस, वो जो इम्प्रेशन है वो किसी हद तक डिफ्यूज हुआ है, किसी हद तक डिफ्यूज हुआ है पीटीआई का। सो मेरे ख्याल में पीटीआई जो है एज ऑपोजिशन के अंदर वो बहुत बेहतर तरीके से चलेगी और काफी कुछ सीख चुके हैं। पिछले कुछ अरसे से उन्होंने बहुत हीट फेस कर चुके हैं, बहुत रगड़ा खा चुके हैं, तो वो काफी चीजें जो है वो सीख चुके होंगे। अच्छा, और भी राणा साहब, अभी हम लोग ये जो 6 जमाती इत्तेहाद इस वक्त हमें नजर आ रहा है असेंबली में, उसको भी थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखते हैं कि पीएमएलएन का साथ भरपूर अंदाज में दिया जाएगा लेकिन हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे? वो ऐसे राणा साहब देखें, जो पीपल्स पार्टी के बैक ऑफ द माइंड में जो मुझे बात समझ आती है, 2 चीजें। एक चीज तो ये है, वो इस वक्त जो है वो कैबिनेट का या मिनिस्ट्रीज जो है फेडरल गवर्नमेंट में इसलिए नहीं ले रहे। एक तो रीजन उनका ये हो सकता है कि वो चाहते ही है कि जितने ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट है, चेयरमैन सेनेट की पोस्ट है, गवर्नर करने हैं उसके बाद, सो ये सारी चीजें जब ये इन प्लेस आ जाए उनके बंदे, तो फिर उसके बाद वो सोचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज भी जरूर है कि ए खेड़ अभी लंबी चलनी नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो भी उनके बैक ऑफ द माइंड में है कि सारी जो अभी जो तूफान आना है महंगाई का, तो महंगाई का तूफान है वो पीपल्स पार्टी क्यों अपने सर पर ले, तो वो भी उन लोगों के जहन में है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि उनको ये रियलाइजेशन है कि ये खेड़ जो है इतनी लंबी नहीं चलेगी। तो इसकी क्या वजह है? सियासी निज़ाम कोई आपको लग रहा है जिस पर से भरोसा उठा है, इसमें मजीद तब्दीलियों की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें देखें, इस निजाम के अंदर इस निजाम ने लोगों को, आम आवाम को डिलीवर नहीं कर सक रहा, ठीक है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कोई सींग फंसा के बैठने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी एनू ही लेकर टुरना है। भाई अगर आइन के अंदर कोई आपके चेंजेस हो सकती हैं या लाई जा सकती हैं, और कोई 19-20 का या 15-20 का फर्क ला के इस निजाम को अगर चेंज किया जा सकता है, उससे मुल्क की अगर बेहतरी होती है, अवाम की अगर बेहतरी होती है, तो व्हाई नॉट, तो कर देना चाहिए, आप यही समझते हैं। ठीक है,
कामरान खान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कामरान, क्योंकि आप फील्ड में हैं और हमसे बेहतर ये सारी सिचुएशन समझ रहे होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने ज्यादा खुली होती हैं। अभी जो इंतजामात हैं, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि आज ये तमाम जो इजलास है ये मुकम्मल हो जाएगा, वक्त पर इसका आगाज होगा, और सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से कौन उम्मीदवार सामने आने वाला है? अच्छा, बिल्कुल देखिए, बज़ाहिर तो तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और इजलास लेट होने की कोई बज़ाहिर कोई वजह अभी सामने नहीं आ रही। और जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि आज का जो एजेंडा है वो बड़ा सिंपल है कि एक तो ओथ होगा और उस फिर रोल साइनिंग होगी और उसके बाद ये एडजर्न हो जाएगा। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, क्योंकि 336 का ऐवान है। यहाँ पर एक एक मेंबर जो है वो आता है डाइस पर और वो रोल जो है वो साइन करता है, उसका नाम पुकारा जाता है। तो ये है। उसके बाद जो यानी कि जो इलेक्शन वाला मामला है वो कल से शुरू होगा, यानी स्पीकर का इलेक्शन और फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो हम देखेंगे कि कायदे ऐवान जो है उनका इंतखाब होगा और मुल्क के नए वज़ीर आज़म जो हैं वो उनका इंतखाब किया जाएगा। और वो अभी तक की जो सिचुएशन सामने आई है, जो नंबर गेम हमें हासिल है, उसके मुताबिक वो बासानी उनके पास वोट पूरे हैं। वो शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार, वो इसमें बासानी जो है वो ये वाला मरहला जो है उसको कामयाबी के साथ अबूर कर लेंगे। तो इस हवाले से देखा जाए तो आज का ये ज़रूर है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही तमाम अरकान पर मुश्तमिल है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है आज इसमें इस मौके पे अपना जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो ज़रूर यहाँ पर दिखाएगी, इसलिए कि उन्होंने हमें पता चला है कि यहाँ पर बाकायदा नारेबाजी भी होगी। यहाँ पर किसी एक कैदी के हक में नारे भी बुलंद किए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक जो शेड्यूल तय किया गया था, हमें ज़राए ने बताया है कि ये तैयारियां की थी अपोजिशन ने, उसके मुताबिक उन्होंने अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी तस्वीरें भी वो शायद यहाँ पर पोर्ट्रेट की सूरत में हर मेंबर जो है वो अपने साथ आएगा। जिस तरह से कि आपने देखा था कि जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था तो वहाँ पर जो अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा थे, नवाज शरीफ, उनकी तस्वीर, उनके पोर्ट्रेट जो थे वो लेकर आए हुए थे। तो आज यहाँ कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल 10 बजे का वक्त दिया गया जी, कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर इजलास जो है वो शेड्यूल है और अब देखते हैं कि ये इजलास टाइम पर शुरू होता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है। अब तक की तफसीलात हमें बता रहे थे कामरान खान, बहुत शुक्रिया। आपसे यकीनन दोबारा रब्ता करेंगे और मजीद सिचुएशन जैसे जैसे अनफोल्ड होगी आपसे बात करेंगे। राना मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका बहुत शुक्रिया।